हेलो दोस्तों, अमन एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास में मध्यकालीन भारत के अंदर सल्तनत काल के बारे में पढ़ रहे हैं। और सल्तनत काल में हमने पहला राजवंश गुलाम वंश था, उसके बारे में पढ़ लिया है। गुलाम वंश है हमारा कंप्लीट हो गया है। और गुलाम वंश के बाद में दूसरा वंश है खिलजी वंश। खिलजी वंश के बारे में आज हम पढ़ेंगे। खिलजी वंश की आज पहली क्लास है। इससे पहले पूरा गुलाम वंश पढ़ लिया है और गुलाम वंश को पहले अलग अलग पार्ट में और अंत में एक ही क्लास में पूरा गुलाम वंश है उसको रिपीट किया गया है। जिस विद्यार्थी ने पहले गुलाम वंश की क्लासें नहीं देखी है उसको हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि नेक्स्ट जो भी क्लास हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दिल्ली सल्तनत काल के समय की बात की जाए तो दिल्ली सल्तनत काल का समय है 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक। और 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंशों ने राज किया था। उन 5 राजवंशों में पहला राजवंश है गुलाम राजवंश। गुलाम राजवंश के बारे में हमने पढ़ लिया है। गुलाम वंश की स्थापना है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद में 1206 ईस्वी में। और गुलाम वंश का समय है ये 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक है। और 1290 ईस्वी में शमसुद्दीन क्यूमर्स की हत्या करके जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। वहाँ गुलाम वंश का अंत हो गया था और खिलजी वंश की वहाँ से शुरुआत होती है। खिलजी वंश है ये भारत में ज़्यादा समय नहीं टिक पाया था। मात्र 30 वर्ष तक ही खिलजी वंश ने शासन किया है। लेकिन खिलजी वंश में एक बहुत ही महान शासक हुए हैं, उनका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी राजवंश की बात की जाए तो खिलजी राजवंश है ये एक तुर्कों की शाखाओं में से एक शाखा है खिलजी राजवंश। और ये तुर्क है, खिलजी तुर्क है, ये अफ़गानिस्तान से भारत आए थे। अफ़गानिस्तान से भारत आए थे। खिलजी जाति है, इसने सर्वप्रथम अपना स्थान है वो 4वीं शताब्दी में ललमंद घाटी है अफ़गानिस्तान के अंदर, वहाँ पर अपना निवास स्थान बनाया था। और उस घाटी को खिलजी घाटी के नाम से भी जाना जाता है। और खिलजी जाति है, इसने सर्वप्रथम भारत के अंदर मोहम्मद गोरी के साथ में प्रवेश किया था। और मोहम्मद गोरी के साथ प्रवेश करने के बाद में बलबन के समय राजनीति में भाग लेना शुरू कर दिया था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। और अंत में शमसुद्दीन क्यूमर्स की हत्या करके 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की स्थापना कर दी थी। 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है ये गुलाम वंश के जो अंतिम शासक है शमसुद्दीन क्यूमर्स उसके सेनापति थे और उसकी हत्या कर देते हैं। और उसके बाद में खिलजी वंश की स्थापना कर देते हैं। तो खिलजी वंश के संस्थापक है ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी हैं। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है, इसको पहले फिरोज खिलजी के नाम से जाना जाता था। सुल्तान बनने के बाद में जलालुद्दीन की उपाधि धारण की थी किसने? फिरोज खिलजी ने। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का शासनकाल है ये 1290 ईस्वी से लेकर 1296 ईस्वी तक है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का शासनकाल है ये 1290 ईस्वी से लेकर 1296 ईस्वी तक है। और खिलजी वंश का संस्थापक भी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ही है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी खिलजी वंश से थे, खिलजी वंश के तुर्क थे। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है ये गुलाम वंश के एक शासक था बलबन। बलबन के समय फिरोज खिलजी है एक सेनानायक के पद पर थे। 1266 से 1286 के समय गुलाम वंश का जो शासक था बलबन, उसके समय फिरोज खिलजी को एक सेना नायक नियुक्त किया गया था। और फिरोज खिलजी है, फिरोज खिलजी ने सुल्तान बनने के बाद में जलालुद्दीन की उपाधि धारण की थी। पहले फिरोज खिलजी के नाम से ही जाना जाता था, लेकिन सुल्तान बनने के बाद में फिरोज खिलजी ने जलालुद्दीन की उपाधि धारण की थी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है ये राजनीति में प्रवेश करते हैं केकुबाद के समय। दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का जो शासक है केकुबाद 1286 से 90,
उसके समय फिरोज खिलजी ये राजनीति में प्रवेश करते हैं और वहाँ से टेकुबाद के समय फिरोज खिलजी उसको समाना का सूबेदार और सर जहांदार यानी शाही अंगरक्षक नियुक्त किया गया था। किसको? फिरोज खिलजी को। गुलाम वंश का एक शासक था कैकुबाद। उसके समय जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ये राजनीति में प्रवेश करते हैं और कैकुबाद उसे यानी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को समाना का सूबेदार बनाता है और साथ में सर जहांदार यानी शाही अंगरक्षक नियुक्त करता है। किसको? फिरोज खिलजी को। अपना बॉडीगार्ड नियुक्त करता है। किसको? फिरोज खिलजी को। टेकुबाद ये फिरोज खिलजी को अपना बॉडीगार्ड यानी शाही अंगरक्षक घोषित करता है और समाना का सूबेदार बनाता है। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को टेकुबाद ने एक उपाधि दी थी। वो उपाधि है शाइस्ता खां की। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को शाइस्ता खां की उपाधि किसने दी थी? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को शाइस्ता खां की उपाधि ये टेकुबाद ने प्रदान की थी। और 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने शमसुद्दीन क्यूमर्स की हत्या कर दी और टेकुबाद द्वारा निर्मित एक महल है किलोखोरी के महल, उसमें अपना राज्याभिषेक करवा लिया। 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ये गुलाम वंश के अंतिम शासक शमसुद्दीन क्यूमर्स की हत्या कर देते हैं और उसके बाद में एक टेकुबाद द्वारा बनाया हुआ भवन है किलोखोरी का महल और उस किलोखोरी के महल में अपना 1290 ईस्वी में ही राज्याभिषेक करवा लेते हैं। वहाँ से गुलाम वंश का अंत हो जाता है और खिलजी वंश की शुरुआत हो जाती है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपनी राजधानी वो भी किलोखोरी को ही बनाया था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इसने अपनी राजधानी को चेंज कर दिया था। दिल्ली को नहीं बनाकर किसको बनाया था? किलोखोरी को अपनी राजधानी बनाया था। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इसने एक नीति अपनाई थी, वो है ए हस्तक्षेप की नीति। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इसने ए हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय 4000 मंगोल थे, उसने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था। यानी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय 4000 मंगोलों ने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया था और ये नए मुसलमान बने थे। इन मुसलमानों ने दिल्ली के निकट एक मंगोलपुर कस्बा है वहाँ पर अपना निवास स्थान बनाया था। कहाँ पर? दिल्ली के निकट मंगोलपुर को अपना निवास स्थान बनाया था। उन 4000 मुसलमानों ने अपना निवास स्थान वो दिल्ली के निकट मंगोलपुर को बनाया था और ये 4000 मंगोल इन्होंने जो इस्लाम धर्म स्वीकार किया है वो किसके समय में किया है? तो वो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था। 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इसने रणथंभौर पर आक्रमण किया था। यानी 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ये राजस्थान के अंदर रणथंभौर पर आक्रमण करते हैं लेकिन रणथंभौर को विजय नहीं कर पाते हैं। रणथंभौर दुर्ग के चारों तरफ काफ़ी समय तक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने सेना की घेराबंदी की थी लेकिन रणथंभौर दुर्ग को विजय नहीं कर पाए थे। तब जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के सैनिक थे वो बोले सुल्तान अब काफ़ी समय हो गया है, दुर्ग को नहीं जीत पा रहे हैं, ज़्यादा रुकने से क्या फ़ायदा। तब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी एक बात कहता है। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का वो कथन है, रणथंभौर जैसे 100 दुर्गों को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता हूँ। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी कहता है रणथंभौर जैसे दुर्ग को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी अहमियत नहीं देता हूँ, एक बाल के बराबर भी नहीं समझ सकता हूँ रणथंभौर जैसे 100 दुर्गों को। लेकिन रणथंभौर दुर्ग को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ये विजिट नहीं कर पाया था और रणथंभौर के उस समय शासक थे हमीर देव चौहान। और 1292 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय मंगोलों का एक नेता था अब्दुल्ला खां, उसके नेतृत्व में मंगोलों ने आक्रमण किया था लेकिन विजित नहीं हो पाए थे। और एक बार मंगोलों का फिर आक्रमण हुआ था, वो हुआ था उलूग खां के नेतृत्व में, वो भी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से पराजित होकर वापस चले गए थे। और 1292 ईस्वी में
जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है, इसने मंडोर पर विजय प्राप्त की थी। 1292 ईस्वी में ही जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने मंडोर पर विजय प्राप्त की थी। और 1292 ईस्वी में मालवा के भिलासा पर भी विजय प्राप्त की थी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है, इसने मालवा जो विजय की थी उससे खुश होकर अलाउद्दीन खिलजी को पहले कड़ा माणिकपुर की जागीरें सौंपी हुई थी, उसके साथ में अवध का भी सूबेदार किसको नियुक्त कर दिया था, अलाउद्दीन खिलजी को। इसको अली नाम से भी जाना जाता था, पहले अलाउद्दीन को अली नाम से भी पुकारा जाता था। जब भिलासा मालवा पर आक्रमण किया था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने, तो वो किसके नेतृत्व में किया था, तो वो आक्रमण है अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में किया था। और अलाउद्दीन खिलजी है, इसने भिलासा मालवा पर विजय प्राप्त कर ली थी। और उस विजय से खुश होकर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है, ये कड़ा और माणिकपुर के साथ साथ अवध का भी सूबेदार नियुक्त कर देते हैं अलाउद्दीन खिलजी को। और उसके बाद में 1294 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में देवगिरी महाराष्ट्र के शासक रामचंद्र पर भी विजय प्राप्त की थी। यानी 1294 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है, ये अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में देवगिरी महाराष्ट्र की तरफ सेना भेजते हैं। और वहाँ का शासक था रामचंद्र, और रामचंद्र को पराजित करके वहाँ पर भी विजय हासिल की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। और उस विजय से यानी महाराष्ट्र देवगिरी महाराष्ट्र से रामचंद्र को पराजित करने के बाद में वहाँ से जो जेवरात लूटे थे अलाउद्दीन खिलजी ने, उन जेवरातों को अलाउद्दीन खिलजी है, इसने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को नहीं दिया था। इससे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है वो अलाउद्दीन खिलजी से नाराज़ हो जाता है। और नाराज़ होने के बाद में अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ वहाँ से सेना लेकर रवाना होता है अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध करने के लिए। तब उस बात का अलाउद्दीन खिलजी को पता चल जाता है। तब अलाउद्दीन खिलजी है, ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के पास में एक संदेश भिजवाता है और कहता है हमारी लड़ाई की कोई नीति नहीं है, मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ और आपसे मिलना चाहता हूँ। तब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है वो अलाउद्दीन खिलजी पर विश्वास कर लेते हैं और उससे मिलने के लिए अपनी सेना सहित रवाना हो जाते हैं। 1294 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी है, इसने देवगिरी महाराष्ट्र पर आक्रमण करने के बाद में वहाँ के शासक रामचंद्र को पराजय करने के बाद में जो जेवरात सोने और चांदी को लूटा था, उस लूट के धन को अलाउद्दीन खिलजी है ये अपने सुल्तान या अपने दामाद या अपने अंकल को नहीं सौंपता है। इससे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है ये नाराज़ हो जाता है और उस नाराज़गी का पता अलाउद्दीन खिलजी को चल जाता है। अलाउद्दीन खिलजी को ये संदेश मिलता है कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है वो सेना लेकर रवाना हो चुके हैं और आपसे युद्ध करेंगे और आपका दमन करेंगे। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी है ये संदेश पहुंचाता है जलालुद्दीन खिलजी को, हमारी लड़ाई की कोई नीति नहीं है, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। तब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है वो अलाउद्दीन खिलजी से मिलने के लिए अपनी सेना के साथ में जाते हैं, लेकिन बाद में अलाउद्दीन खिलजी है ये एक वादा करता है आप मेरे से मिलने के लिए सेना सहित नहीं आओगे, आप मेरे से मिलने के लिए अकेले आओगे। और ये दक्षिण भारत की प्रथम विजय की थी किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। महाराष्ट्र की ये दक्षिण भारत की प्रथम विजय किसने की थी, तो ये अलाउद्दीन खिलजी की और जलालुद्दीन खिलजी की, यानी दिल्ली सल्तनत की प्रथम विजय थी ये। और इसके बाद में 1296 ईस्वी में ही कड़ा माणिकपुर बुलाकर अलाउद्दीन खिलजी है ये कड़ा माणिकपुर मिलने के लिए बुलाता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है वो इससे मिलने के लिए जाते हैं, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने एक वादा किया था आप सेना सहित मुझसे मिलने के लिए नहीं आओगे।
तब अलाउद्दीन खिलजी है वो सेना को पीछे छोड़कर अलाउद्दीन खिलजी से अकेला मिलने के लिए आगे जाता है। तब अलाउद्दीन खिलजी है ये गले लगने के बहाने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की चाकू मारकर हत्या कर देता है और उसके बाद में आगे शासक बनता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का पुत्र। लेकिन 1296 में ही अलाउद्दीन खिलजी है उसको गद्दी से हटाकर शासक बन जाते हैं अलाउद्दीन खिलजी। आगे के शासकों के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज की क्लास में हमने दिल्ली सल्तनत के अंदर खिलजी राजवंश के प्रथम शासक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में पढ़ा है। आगे के शासकों के बारे में अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। आज की क्लास को एक बार रिपीट कर रहे हैं। जिस विद्यार्थी ने अपनी नोटबुक में नोट नहीं किया है तो वो नोट कर सकते हैं ताकि खिलजी वंश के प्रथम शासक को आसानी से याद कर सकें। दिल्ली सल्तनत के अंदर पहला गुलाम राजवंश था। गुलाम राजवंश के बारे में हमने पढ़ लिया है। गुलाम राजवंश की सभी क्लासें हमारे चैनल पर अपलोड की हुई अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसके अंदर मिल जाएगी। और अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि जो भी नेक्स्ट क्लास हो उसका नोटिफिकेशन आप तक सर्वप्रथम पहुंच सके। और गुलाम वंश की सभी क्लासों के लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाएंगे, वहां से आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करके नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन सर्वप्रथम प्राप्त कर सकते हो। आज हम पढ़ रहे थे खिलजी राजवंश के बारे में। खिलजी राजवंश का समय है ये 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक है। खिलजी राजवंश का समय है ये 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक है। उसके बाद में खिलजी राजवंश है तो खिलजी राजवंश है ये तुर्कों की 64 शाखाओं में से ही एक शाखा है। खिलजी राजवंश तुर्कों की 64 शाखाओं में से एक शाखा है। और खिलजी जाति ने अपना निवास स्थान है वो 4वीं शताब्दी में खिलजी जाति ने अपना निवास स्थान है वो 4वीं शताब्दी में हेललमंद घाटी अफगानिस्तान को बनाया था और उस घाटी को खिलजी घाटी के नाम से भी जाना जाता है। हेललमंद घाटी को खिलजी जाति के निवास स्थान के कारण उस घाटी को खिलजी घाटी के नाम से भी जाना जाता है। खिलजी जाति है इसने सर्वप्रथम अफगानिस्तान के अंदर अपना निवास स्थान 4वीं शताब्दी में हेललमंद घाटी को बनाया था और उस घाटी के अंदर एकमात्र जाति निवास करती थी वो थी खिलजी। और खिलजी है ये तुर्कों की एक शाखा है और उसने अफगानिस्तान को अपना निवास स्थान बनाया था। उसके बाद में खिलजी जाति है ये भारत में प्रवेश मोहम्मद गोरी के साथ करती है। खिलजी जाति ने भारत में प्रवेश है वो मोहम्मद गोरी के साथ किया था। उसके बाद में 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने शमसुद्दीन क्यूमर्स की हत्या करके भारत में खिलजी वंश की स्थापना की थी। भारत में खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी तो ये की थी फिरोज खिलजी ने। 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है ये गुलाम वंश के अंतिम शासक शमसुद्दीन क्यूमर्स की हत्या करके और भारत में खिलजी वंश की स्थापना करते हैं और खिलजी वंश के प्रथम शासक बन जाते हैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है इसको पहले फिरोज खिलजी के नाम से जाना जाता था और सुल्तान बनने के बाद में जलालुद्दीन की उपाधि धारण की थी, इसलिए खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था तो खिलजी वंश का संस्थापक है ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है ये खिलजी वंश का तुर्क था। किस वंश का तुर्क था तो ये खिलजी वंश का तुर्क था। इससे पहले गुलाम वंश के जो तुर्क थे वो यामिनी वंश से थे और ये खिलजी वंश से थे। खिलजी वंश के तुर्क है ये खिलजी वंश के हैं और उससे पहले बलबली वंश, इल्बरी वंश और यामिनी वंश के तुर्क थे गुलाम वंश के अंदर।
और गुलाम वंश का एक शासक था बलबन, यानी गुलाम वंश के शासक बलबन के समय फिरोज खिलजी एक सेना नायक था। गुलाम वंश का एक शासक था बलबन, उसके समय फिरोज खिलजी है, ये एक सेना नायक थे। फिरोज खिलजी ने सुल्तान बनने के बाद जलालुद्दीन की उपाधि धारण की थी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है, इसको पहले फिरोज खिलजी के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1290 ईस्वी में जैसे ही सुल्तान बनता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, तो एक उपाधि धारण करता है, वो उपाधि है जलालुद्दीन की। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने केकुबाद के समय राजनीति में प्रवेश किया था। किसके समय राजनीति में प्रवेश किया था? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है, इसने केकुबाद के समय राजनीति में प्रवेश किया था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने केकुबाद के समय राजनीति में प्रवेश किया था। और केकुबाद के समय जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को समाना का सूबेदार और सर ए जहांदार यानी शाही अंगरक्षक नियुक्त किया था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को केकुबाद ने। शाही अंगरक्षक होता है सुल्तान का बॉडीगार्ड, यानी सुल्तान की रक्षा करने वाला शाही अंगरक्षक होता है, और उसको सर ए जहांदार कहा जाता है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को केकुबाद ने एक उपाधि प्रदान की थी, वो उपाधि थी शाइस्ता खां की। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को शाइस्ता खां की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो वो की थी गुलाम वंश के शासक केकुबाद ने। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को केकुबाद ने शाइस्ता खां की उपाधि प्रदान की थी। और 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने शमसुद्दीन क्यूमर्स की हत्या करके गुलाम वंश के अंतिम शासक शमसुद्दीन क्यूमर्स की हत्या करके केकुबाद द्वारा निर्मित, यानी केकुबाद द्वारा एक भवन यानी एक महल बनवाया गया था, उस महल का नाम था किल्लो खोरी का महल, उसमें अपना राज्याभिषेक करवाया गया था। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का राज्याभिषेक किस महल के अंदर हुआ था? वो है किल्लो खोरी का महल। और किल्लो खोरी के महल का निर्माण किसने करवाया था? तो किल्लो खोरी के महल का निर्माण है वो केकुबाद ने करवाया था। उसके बाद में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किल्लो खोरी को अपनी राजधानी बनाया था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है, इसने अपनी राजधानी किसको बनाया था? तो इसने अपनी राजधानी है वो किल्लो खोरी को बनाया था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इसने एक नीति अपनाई थी, वो है ए हस्तक्षेप की नीति। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने एक नीति अपनाई थी, वो है ए हस्तक्षेप की नीति। ए हस्तक्षेप की नीति किस शासक ने अपनाई थी? तो ए हस्तक्षेप की नीति जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपनाई थी, यानी किसी के साथ में हस्तक्षेप यानी धोखाधड़ी नहीं की जाएगी। ये नीति है ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपनाई थी। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय 4000 मंगोलों ने इस्लाम धर्म स्वीकार किया था। तो किस शासक के समय 4000 मंगोलों ने इस्लाम धर्म स्वीकार किया था? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय 4000 मंगोल है, उन्होंने मुस्लिम धर्म यानी इस्लाम धर्म को स्वीकार किया था। और जो नए मुसलमान बने थे उसने अपना निवास स्थान है वो दिल्ली के निकट मंगोलपुर को अपना निवास स्थान बनाया था। इन नवीन मुसलमानों ने दिल्ली के निकट मंगोलपुर को अपना निवास स्थान बनाया था। और 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने रणथंबोर पर आक्रमण किया था। यानी 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है, ये राजस्थान में रणथंबोर पर आक्रमण करता है,
लेकिन रणथंभौर को विजय नहीं कर पाता, यानी रणथंभौर को जीत नहीं पाता है। जलालुद्दीन खिलजी है ये हमीरदेव चौहान के समय, यानी रणथंभौर का शासक है उस समय हमीरदेव चौहान था। हमीरदेव चौहान को पराजित नहीं कर पाता है और अंत में काफी समय तक घेराबंदी करके रखता है रणथंभौर दुर्ग के चारों तरफ। और जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के सैनिक थे उनका जोश भी धीरे धीरे ज़्यादा समय बीतने के कारण कमज़ोर हो गया था। और बाद में जो सैनिक है उनकी इच्छा है वो युद्ध करने की नहीं थी और वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से वापस दिल्ली लौटने के लिए कहते हैं। तब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है एक वाक्य कहता है, मैं रणथंभौर जैसे 100 दुर्गों को एक मुसलमान के बाल के बराबर भी अहमियत यानी महत्व नहीं देता हूँ। तो ऐसे कमेंट है ये एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए इन कमेंटों को आप याद रखिए। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का कथन, रणथंभौर जैसे 100 दुर्गों को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता हूँ। 1292 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय मंगोलों के अब्दुल्ला खां के नेतृत्व में आक्रमण किया था। यानी 1292 ईस्वी में मंगोल है वो अब्दुल्ला खां के नेतृत्व में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के ऊपर आक्रमण करते हैं, लेकिन जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को हरा नहीं पाते हैं और वापस लौट जाते हैं। और इसी समय एक मंगोलों का आक्रमण होता है उलुग खां के नेतृत्व में, लेकिन उलुग खां है ये भी पराजित होकर वापस लौट जाता है। 1292 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने मंडोर पर विजय प्राप्त की थी। यानी 1292 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने मंडोर पर विजय प्राप्त की थी। 1292 ईस्वी में ही भिलासा मालवा पर विजय प्राप्त की थी और इस समय सेना का नेतृत्व है वो अलाउद्दीन खिलजी को सौंपा गया था। और अलाउद्दीन खिलजी की भिलासा मालवा पर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में प्रथम विजय और अलाउद्दीन खिलजी की प्रथम विजय है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में अलाउद्दीन खिलजी की ये प्रथम विजय थी और इस विजय से खुश होकर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है ये अलाउद्दीन खिलजी को कड़ा और माणिकपुर के साथ अवध का सूबेदार भी नियुक्त करता है। किसको? अलाउद्दीन खिलजी को। और 1294 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में देवगिरी महाराष्ट्र के शासक रामचंद्र पर विजय प्राप्त की थी। दक्षिण भारत की ये प्रथम विजय है और दक्षिण भारत का ये प्रथम आक्रमण है। दिल्ली सल्तनत का प्रथम आक्रमण है ये दक्षिण भारत पर है। और ये आक्रमण किसने किया है? तो ये आक्रमण किया है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। और किसके नेतृत्व में? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में देवगिरी महाराष्ट्र को विजय कर लिया है। और अलाउद्दीन खिलजी है ये रामचंद्र को पराजित करने के बाद में देवगिरी महाराष्ट्र से जो सोने और जेवरात की लूट करता है वो लूट का सामान है वो वापस आने के बाद में जो अपना सुल्तान है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी उसको नहीं देता है। उससे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है ये नाराज़ हो जाते हैं अलाउद्दीन खिलजी से और बाद में अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ एक सेना तैयार करते हैं और बाद में रवाना हो जाते हैं अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोह का दमन करने के लिए और वो लूट का सामान लेने के लिए। तब अलाउद्दीन खिलजी को उस बात का पता चल जाता है। तब अलाउद्दीन खिलजी है ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को एक संदेश पहुंचाता है और अपनी क्षमा याचना करता है। तब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है ये अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी पर भरोसा कर लेते हैं और 1296 ईस्वी में कड़ा माणिकपुर है वहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को बुलाता है और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है
ये अपनी सेना के साथ में जाते हैं, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी है ये एक वादा करता है और कहता है आप मेरे से मिलने के लिए सेना को साथ में लेकर नहीं आओगे। तब अलाउद्दीन खिलजी है, इसके कहने पर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है ये सेना को थोड़े पीछे रोक देता है और आगे अकेला है वो अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी से मिलने के लिए चला जाता है। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी है इसने एक योजना के तहत मारने के लिए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को बुलाया था और उसमें अलाउद्दीन खिलजी है ये चाकू मारकर गले मिलते समय जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर लेता है और अपनी योजना को संपूर्ण कर लेता है। और इसके बाद में जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की बेगम थी वो अपने पुत्र को सुल्तान बनाती हैं, लेकिन दिल्ली लौटकर अलाउद्दीन खिलजी है उसको गद्दी से हटा देता है और आगे शासक बन जाता है। खिलजी वंश का शासक है अलाउद्दीन खिलजी। और आगे की क्लास को हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। खिलजी वंश के जो आगे के सुल्तान हैं उसको नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही। इससे पहले गुलाम वंश है वो पूरा हमने पढ़ चुके हैं और जिस विद्यार्थी ने गुलाम वंश की क्लासें नहीं देखी हैं उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। वहाँ पर उस लिंक के माध्यम से हमारे चैनल पर विजिट करके गुलाम वंश की सभी क्लासों की आपको एक प्ले लिस्ट मिल जाएगी। उस प्ले लिस्ट में आप गुलाम वंश की सभी क्लासों को पूरी डिटेल के साथ में पढ़ सकते हो। आज की खिलजी वंश की इस प्रथम क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।